बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एनसीएल टारगेट के चौथे वीडियो की। इसमें हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं लकड़ी काटने वाले, कपड़ा काटने वाले, घड़ी साज और घर में। तो जो हमारी स्विच फाइल होती है उसका जो प्रयोग है हम घड़ी साज में करते हैं। घड़ी साज वाले जो होते हैं वो स्विच फाइल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल का कटिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारी फाइल होती है, आपने देखा होगा फाइल वाले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि जो फाइल होती है वो उसका जो कटिंग प्रभाव होता है वो किस पर निर्भर करता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं दांतों के कट और स्पेसिंग पर, फाइल के दांतों की व्यवस्था पर, फाइल के साइज और आकार पर, उपयुक्त सभी। तो इसमें आपको मैं बताया था, इसका सबसे पहले राइट आंसर जान लेते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डी, उपयुक्त सभी। अब हम बात कर लेते हैं ये क्यों है। तो आपको मैं बता चुका हूँ दांत जो हमारी फाइल होती है वो उसमें जो है उसका हम वर्गीकरण जब करते हैं तो दांतों के आधार पर और फाइल के जो दांतों की व्यवस्था के आधार पर भी करते हैं, और जो फाइल होती है उसके साइज या आकार के आधार पर भी हम करते हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कारण से किया जाता है, मतलब निम्नलिखित में से किस कारण से किया हुआ सुराग सेंटर से आउट हो जाता है। जब भी हम ड्रिल करते हैं किसी भी जॉब पर या किसी भी वर्क पीस पर, जब भी हम ड्रिल करते हैं तो उसका जो सुराग होता है वो सेंटर से आउट हो जाता है। तो वो क्यों हो जाता है हमें ये बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो हैं वर्क पीस की अपर्याप्त क्लैंपिंग, वर्क पीस में बिलो होल्स होना, सेंटर पंच का निशान इतना गहरा ना होना कि इसमें ड्रिल का चीजल एज बैठ सके, और उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी। क्योंकि अगर जो हमारा वर्क पीस है उस पर हम जॉब पर जो है ड्रिल कर रहे हैं तो उसमें जो है अगर हम क्लैंपिंग अच्छे से नहीं करेंगे, हम जॉब को अच्छे से नहीं कसेंगे, तो हमारा जो जॉब है वो इधर उधर हो सकता है, जिससे आउट सुराख हो सकता है या आउट ड्रिल हो सकता है। इसके बाद जो है हमारा सेंटर पंच का जो निशान होता है वो गहरा नहीं होता है अगर आपका, तो उसमें जो है ड्रिल बिट नहीं बैठता है और आपका जो है जो होल है या जो ड्रिल कर रहे हैं आप वो इधर उधर हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं। छोटे वर्कपीस में ड्रिलिंग करने के लिए स्टील के सिंगल ब्लॉक से बनाए जाने वाले जिग को कहते हैं। तो आपको यहाँ पे जिग का नाम बताना है, जिसके ऑप्शंस हैं चैनल जिग, सैंडविच जिग, बॉक्स जिग और सॉलिड जिग। तो यहाँ पे बात की गई है छोटे वर्कपीस की। तो जब हम भी छोटे वर्कपीस में जब भी ड्रिल करते हैं तो वहाँ स्टील के सिंगल ब्लॉक के बनाए जाने वाले जिग का आपको नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सॉलिड जिग। सॉलिड जिग जो है उसमें हम छोटे वर्कपीस को ड्रिल करते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान होता है। तो हमारा जो माइक्रोमीटर होता है उसमें मीट्रिक माइक्रोमीटर में हमें एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 1 mm, 0.5 mm, 0.02 mm और 0.01 mm। अब इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 0.01 mm। तो हमारा जो मीट्रिक माइक्रोमीटर होता है उस पर जो है थिम्बल स्केल डिवीजन का जो मान होता है वो 0.01 mm होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्नियर माइक्रोमीटर द्वारा ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं। तो जो हमारा वर्नियर माइक्रोमीटर होता है उसमें हम ब्रिटिश प्रणाली में कितना माप ले सकते हैं। तो इसके जो राइट ऑप्शंस हैं वो हैं, तो हमारे ऑप्शंस हैं 0.01 इंच, 0.001 इंच, 0.0001 इंच और 0.00001 इंच। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 0.001 इंच। तो ये हमारा जो है राइट आंसर है। इसमें आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाते हैं, आपको 5वें नंबर का क्वेश्चन और 6वें नंबर का क्वेश्चन जो है
आपको एक में जो है आपको मीट्रिक माइक्रोमीटर पूछा गया है और एक में आपको वर्नियर माइक्रोमीटर में ब्रिटिश प्रणाली में पूछा गया है। तो इसका जो है मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm और ब्रिटिश प्रणाली में 0.0001 mm होता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दोनों में से एक क्वेश्चन लगभग आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जाब को सही मार्ग कौन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है जो हमारा जाब होता है उस पर जो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो कौन सा यहाँ पे आपको नाम बताना है उसका कि कौन जो है सही मार्ग प्रदान करता है। तो यहाँ ऑप्शंस हैं हमारे जिग, ब्लॉक, गेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा जिग। आपने देखा होगा जिग एंड फिक्सचर वाले जो चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, जो आपको बताया गया है जिग एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम जाब को जो है पकड़ते हैं और टूल्स को लोकेट करते हैं। तो इससे जो है जाब को सही मार्ग प्रदान होता है। तो जिग इसमें जो है राइट आंसर है। इसमें हम जॉब को पकड़ते हैं और ड्रिल वगैरह जो भी हम इस पर कार्य करते हैं वो आसानी से हो जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से थ्रेड्स के कौन से प्रकार हैं। आपको थ्रेड्स यानी चूड़ी के कौन कौन से प्रकार हैं तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस हैं वो है इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। देखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ध्यान से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से थ्रेड के कौन से प्रकार हैं। तो यहाँ पे जो है इंटरनल थ्रेड, एक्सटर्नल थ्रेड, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा होगा इंटरनल थ्रेड भी होती है और एक्सटर्नल थ्रेड भी होती है। तो इंटरनल थ्रेड और एक्सटर्नल थ्रेड दोनों होती हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा सी, ए और बी दोनों। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हम देख लेते हैं, हार्ड मटेरियल की टर्निंग में प्रयुक्त कार्बाइड टिप टूल होता है। तो जो हमारा हार्ड मटेरियल होता है उसकी हम टर्निंग करने के लिए कार्बाइड टिप्ड टूल कौन सा होता है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है साइड रैक एंगल, जीरो रैक एंगल, पॉजिटिव रैक एंगल और नेगेटिव रैक एंगल। तो इसके जो ऑप्शंस हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नेगेटिव रैक एंगल। नेगेटिव रैक एंगल से जो है कार्बाइड टिप टूल होता है और इससे हार्ड मटेरियल पर टर्निंग करते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक जो ऊष्मा और दबाव द्वारा बिना रासायनिक परिवर्तन के आकार में ढाला जा सकता है उसे कहते हैं। तो प्लास्टिक्स और ऊष्मा और दबाव, मतलब जो प्लास्टिक्स होता है वो ऊष्मा और दबाव द्वारा बिना रासायनिक परिवर्तन के आकार में ढाला जा सकता है। तो इसमें आपको ये बताना है कि जो ऊष्मा और दबाव बिना रासायनिक परिवर्तन के जो है प्लास्टिक्स को हम ढाल सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, इलास्टोमर और एमिनोज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को जो है हम बिना ऊष्मा और दबाव के द्वारा बिना रासायनिक परिवर्तन के आकार में ढाला जा सकता है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, कपलिंग की शाफ्ट को जोड़ने के लिए तब प्रयोग किया जाता है जब शाफ्टों। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कपलिंग की जो कपलिंग होती है शाफ्टों को जोड़ने के लिए हम उसका प्रयोग कब करते हैं। तो आपको ये बताना है, इसके जो ऑप्शंस हैं, शाफ्ट को स्थायी रूप से जोड़ा जाता है, जब शाफ्ट को अक्सर अलग करना पड़ता है, जब शाफ्ट को या शाफ्ट की मिस अलाइनमेंट होती है और जब शाफ्ट को अक्सर अलग करना पड़ता है तथा दो शाफ्टों के बीच थोड़े से मिस अलाइनमेंट को कंपसेट करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो है हमारा जब शाफ्टों की मिस अलाइनमेंट होती है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कपलिंग का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, आपसे पूछा गया है। तो इसमें जो है कपलिंग का प्रयोग हम जब करते हैं जब शाफ्टों की जो मिस अलाइनमेंट होती है, थोड़ी जो आपकी मिस अलाइनमेंट होती है उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा
सबसे अच्छा उदाहरण है आपका मोटरसाइकिल के जो आपका पीछे का जो पहिया होता है उसमें जो है हम कपलिंग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल क्या होता है। तो आपको माइल्ड स्टील की जो चिपिंग है, चिपिंग के लिए आपको चीजल का एंगल बताना है। इसका जो है वीडियो हम आपको पहले थ्योरिकल वीडियो दे चुके हैं, आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने जो है चीजल आपको बताई थी। तो यहाँ पे माइल्ड स्टील का जो है आपको चिपिंग एंगल बताना है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है हमारे 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री और 60 डिग्री। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है हमारा 55 डिग्री। हम जो है माइल्ड स्टील की चिपिंग के लिए चीजल का कटिंग एंगल 55 डिग्री रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोर्स ब्लेड में कितने टीथ प्रति इंच होते हैं। कोर्स ब्लेड में आपको प्रति इंच जो है टीथ कितने होते हैं तो आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हैं 0 से 32, 14 से 18, 8 से 10 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 14 से 18। 14 से 18 जो है इसमें प्रति इंच जो है टीथ होते हैं कोर्स ब्लेड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में ब्लेड की मोटाई कितनी होती है। तो ट्राई स्क्वायर में जो हमारा ब्लेड होता है उसकी मोटाई बताना है। यहाँ पे ऑप्शंस हैं 1/18 इंच या 1/16 इंच, इसके बाद 8 इंच या 16 इंच, इसके बाद 2 इंच या 16 इंच, इसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा 1/8 इंच या 1/16 इंच। तो ये हमारा जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति के अनुसार विभाजित निम्नलिखित में से कौन से कैलिपर्स हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है आकृति के अनुसार जो कैलिपर्स होते हैं वो कौन से कैलिपर्स हैं जो विभाजित होते हैं। तो इसमें जो है आपको ऑप्शंस हैं आउटसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर्स, ट्रांसफर कैलिपर्स और उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि यहाँ पे जो है आउटसाइड कैलिपर्स, ट्रांसफर कैलिपर्स और जेनी कैलिपर्स ये सभी जो है विभाजित जो है कैलिपर्स हैं। इनसे हम अपनी जो है दूरी या लंबाई या जो भी है आप विभाजित कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग मैं 1 से 2 वीडियो में आपको ये जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे कैलिपर्स किस धातु के बने होते हैं तो इसके जो ऑप्शंस हैं वो है स्टील, तांबा, लकड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा स्टील। तो प्राय जो कैलिपर होते हैं वो स्टील के बने होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनी कैलिपर्स को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है या पुकारा जाता है, तो वह है। तो आपको जेनी कैलिपर्स का जो है अन्य नाम बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको लगभग 3 नाम और होते हैं जेनी कैलिपर्स के। तो हम ऑप्शन आपको बताते हैं, ऑडलैक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स, लेग एंड पॉइंट कैलिपर और उपयुक्त में से सभी। तो आप नाम से जान चुके होंगे, इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि जो जेनी कैलिपर्स होता है उसके जो है 3 नाम और हैं, जिसे हम ऑडलैक कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील को उसके उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद कमरे के तापमान में धीरे धीरे ठंडा करने को कहते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको स्टील को के उस उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करने के बाद जो है कमरे के तापमान में हम जब धीरे धीरे ठंडा करते हैं किसी जॉब को, तो उस क्रिया का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे जो है हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और एनीलिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग में जो है हम किसी भी वस्तु या किसी भी जॉब को हम उच्च क्रिटिकल तापमान पर गर्म करते हैं, उसके बाद हम उसे एक बंद कमरे में ठंडा होने के लिए धीरे धीरे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील में फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर बनाने वाली विधि को कहते हैं हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग और केस हार्डनिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा नॉर्मलाइजिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस प्लेट का आकार निम्नलिखित में से कैसा होता है। तो सरफेस प्लेट जो है हमारा वर्गाकार, आयताकार, AB दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो है सरफेस प्लेट वर्गाकार और आयताकार दोनों प्रकार से होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा A और B दोनों। तो दोस्तों आज के हमारे जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारा जो है NCL का जो टारगेट है वो आप पूरे वीडियो ज़रूर देखें, आपको अवश्य फ़ायदा होगा।
तो दोस्तों धन्यवाद।